यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एसी सर्किट का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। बेसिकली सीरीज पैरेलल वी कैन से कि सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसमें हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि R1 रेजिस्टेंस है, XC1 कैपेसिटेंस है, इसके पैरेलल में कनेक्टेड है R2 रेजिस्टेंस, XL इंडक्टर है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में सीरीज में कनेक्टेड है R3, XC2 इन सबके पैरेलल कनेक्टेड है, सोर्स वोल्टेज V अननोन है। जो भी क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ R1 गिवन है, XC1 गिवन है, I1 करंट इस ब्रांच में गिवन है, R2 गिवन है, XL गिवन है, R3 गिवन है, XC2 गिवन है, सोर्स वोल्टेज V। इसमें पूछा गया है करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में करंट कितना होगा, पावर फैक्टर ऑफ बॉक्स 1, इसको हमने यहाँ पे बॉक्स 1, ये R2 XL जिसमें इनक्लोज है इसको बॉक्स 1 कह दिया गया है। पावर फैक्टर ऑफ बॉक्स 2 ये पूरा इसको कंसीडर किया गया, इसका पावर फैक्टर पूछा गया है, और सर्किट का पावर फैक्टर पूछा गया। पावर डिसिपिएटेड इन बॉक्स 1, बॉक्स 2, ये बॉक्स 2 है, इसमें पावर डिसिपिएटेड पूछा गया। और अल्टीमेटली पूरे क्वेश्चन का फेजर डायग्राम ड्रा करना है। फेजर डायग्राम दो तरीके के होते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में और एक होता है आरएमएस वैल्यू में। तो फेजर डायग्राम जब तक नहीं मेंशन रहेगा तो हम जनरली उसको ड्रा करेंगे आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और इस क्वेश्चन से हम अराउंड 50% 60% करीब पूरे चैप्टर का कंप्लीट कर देंगे। और कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसका एक पार्ट रहेगा, एक कोई पार्ट छोटा सा पार्ट पूछा जाएगा। तो सब कुछ हमने यहाँ पे कंबाइन करने की कोशिश की, इसको नोट डाउन कर लें। अब करंट इन ईच ब्रांच, तो हम सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे करंट इन ईच ब्रांच, पावर फैक्टर ऑफ बॉक्स 1, बॉक्स 2, और फिर पूछा गया पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, सोर्स वोल्टेज V कैलकुलेट करना। इस ब्रांच में करंट I1 दिया है और R1 जो भी क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिख रही है सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर बॉक्स 1, बॉक्स 2 और सर्किट का, पावर डिसिपिएटेड इन बॉक्स 1, बॉक्स 2 और सर्किट। और फिर पूछा गया है फेजर डायग्राम और करंट इन ईच ब्रांच। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां पे देखिए हम स्टार्ट करेंगे। पहले इसका लास्ट पार्ट फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। फेजर डायग्राम में यहाँ पे करंट I1, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं वोल्टेज जो इसके क्रॉस होगा ये टर्मिनल वोल्टेज V1 कह दिया जाए। और फेजर डायग्राम यहाँ पे ड्रा करेंगे कि स्टेप यहाँ पे बेटा समझते चलना। ये देखो यहाँ पे V1 अगर कहा गया तो जैसे हम कहें यहाँ पे V1 अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें, V1 कंसीडर कर लें, इसको ले लें रेफरेंस। V1 को हमने ले लिया यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो V1 जो होगा ये R1 XC1 के क्रॉस और R2 XL के क्रॉस सेम होगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं V1 की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं V1 विल बी इक्वल टू I1 अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस XC1 स्क्वायर। ये हो गया R1 XC1 का इंपीडेंस हो गया, तो I1 ये हो गया V1 की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो V1 अगर हमने यहाँ पे इस x एक्सिस के लॉन्ग कंसीडर किया है तो R1, अगर ये R1 यहाँ पे नहीं होता XC1 होता तो ये आपको पता है कि केवल ये कैपेसिटिव सर्किट हो जाता है। कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है V1, तो कैपेसिटर में वोल्टेज V1 जो होगा और करंट के बीच में अगर केवल कैपेसिटर होता तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा और करंट होगा इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। लीड कौन करता है, करंट लीड करता है 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है R1 XC1, इसका मतलब 90 से कम लीड करेगा, 90 से एंगल कम होगा। दैट विल डिपेंड्स ऑन R1 और XC1, इसका पावर फैक्टर। अगर हम ये कहें कि ये पार्ट R1 XC1 ब्रांच का पावर फैक्टर कितना होगा तो R1 अपॉन अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस XC1 स्क्वायर। चलिए खैर यहाँ पूछा गया पावर फैक्टर ऑफ बॉक्स 1, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं I1 जो होगा वो लीड करेगा वोल्टेज V1 को, 90 डिग्री से कम होगा। और ये जो I1 होगा दैट विल डिपेंड्स ऑन R1 और XC1 के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे कहीं पे दिखाते हैं, ये हो गया आपका I1 इस डायरेक्शन में इधर हमने दिखा दिया I1, और जो V1 से एंगल है इसको कह दिया जाए सपोज phi2, और cos phi2 कितना होगा, cos phi2 दैट विल बी इक्वल टू R1 अपॉन अंडर रूट R1 स्क्वायर
प्लस XC1 स्क्वायर। तो फाई टू वैल्यू आ गई। यहां पे हम कहें इस ब्रांच में मान लेते हैं करंट I2, ये हमें बताना। V1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं I1 इंटू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस XC1 स्क्वायर। यहां पे कह दिया जाए I2, ये I2 जो करंट होगा, तो V1 तो दोनों के क्रॉस सेम है, I2 होगा, I2 अगर R2 जीरो होता तो प्योर इंडक्टिव हो जाता, तो इसमें करंट जो होता 90 डिग्री लैग करता। अब 90 से कम लैग करेगा, और इनके बीच जो हम यहाँ पे कहेंगे I2, V1 और I2 के बीच जो एंगल होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, R2 और XL की वैल्यू पे। तो इधर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज दिस इज द I2 और ये एंगल कह दिया जाए φ1। cos φ1 क्या हो जाएगा, cos φ1 की वैल्यू हो जाएगी, φ1 इज एंगल बिटवीन V1 और I2। φ1 cos φ1 क्या हो जाएगा, R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। दिस विल cos φ1, दिस विल बी आल्सो पावर फैक्टर ऑफ बॉक्स 1। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, यहां पे हम इसमें कहते हैं करंट I3। अब I3 विल बी नॉट इक्वल टू I1 प्लस I2, जो जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहां पे I1 प्लस I2 इनका वेक्टर सम होगा, दैट विल बी I3। इनके बीच का एंगल है φ1 प्लस φ2। अब I1 प्लस I2 वेक्टर सम हमें लिखना है, तो यहां पे हम कह सकते हैं फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल प्लेस कर दिया जाए। इसको हम लिख सकते हैं ये I2 जो कि एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है φ1, तो यहाँ पे हम कहते हैं I2, ये I2 हो गया। इन दोनों जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी I3। अब एक बात ध्यान देना, I3 ये हो गया I3 के ही डायरेक्शन में R3 हो, I3 के ही डायरेक्शन में जो वोल्टेज अक्रॉस R3 है दैट विल बी, इसको कह दिया जाए V2 विल बी इन सेम फेज, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव है। प्योर रेजिस्टिव में आपको पता है करंट और जो वोल्टेज होगा उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। तो यहां पे हम कह सकते हैं V2 की वैल्यू जो होगी वो I3 इंटू R3 होगी। तो I3 का डायरेक्शन आपको पता लग गया है, तो I3 इंटू R3, तो I3 इंटू R3 हम कह सकते हैं। यहाँ पे ये डिपेंड करेगा, गेन हम कह दें R3 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। 0.5 होगा, I3 सपोज दैट 10 है तो 5 वोल्ट हो गया। R3 1 से ज्यादा होगा तो और ज्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस स्केलिंग पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो I3 इंटू R3 ये हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये हो गया V2, और V2 इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो V1 और V2 ये डिपेंड करेगा R3 की मैग्नीट्यूड पे। V1 और V2 का जो वेक्टर सम होगा दैट विल गिव अस सोर्स वोल्टेज V। तो V1 ये है, V2 इसके ये वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल प्लेस करें तो ये हो जाएगा V2, इसको हम कह सकते हैं ये V2 हो गया। V2 और V1 का जो वेक्टर सम होगा इसको हम कह सकते हैं V1 और V2 का जो वेक्टर सम होगा दैट विल गिव अस सोर्स वोल्टेज V। यही हो गया सोर्स वोल्टेज V। अब सोर्स वोल्टेज V वही XC के क्रॉस है, इसमें हम कहते हैं I4। अब ये वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज V है वो XC2 के क्रॉस है, वही इस सर्किट के क्रॉस है। ये जो दो यहाँ पे हम कहें पैरेलल में है, इनके साथ सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे करंट हम कहें दिस इज, ये I3 जा रहा है तो I4 क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज V है। तो अगेन हम बात बताते हैं कि जैसे कैपेसिटर में हम बात करते हैं उसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है उनके बीच फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। और करंट क्या करता है, करंट 90 डिग्री लीड करता है। इसका मतलब जो सोर्स वोल्टेज है वही XC2 के क्रॉस वोल्टेज है, उसमें जो करंट I4 होगा वो 90 डिग्री लीड करेगा। तो सोर्स वोल्टेज V है, इसके ये हम कह दें इसके परपेंडिकुलर। सपोज दैट यहां पे हम बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये एंगल हो गया आपका φ3 इज एंगल बिटवीन V1 एंड V। तो इसको हम कह सकते हैं इसके परपेंडिकुलर होगा और ये करंट हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली इसमें जो ये हुआ V और ये करंट I4 इनके बीच का एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। मतलब कह सकते हैं कि ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। अब यहां पे देखिए I4 और I3 का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी करंट I, दैट इज सोर्स करंट।
I4 और I3 का जो वेक्टर सम होगा, I4 ये है, I3 ये है, I4 ये है, I3 ये है, तो I4 और I3 का जो वेक्टर सम होगा, दिस इज एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल प्लेस किया जाए, ये जो करंट आएगा दैट इज सोर्स करंट I। अब यहाँ पे सोर्स करंट I और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा, सोर्स वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा, ध्यान रहे ये जो एंगल होगा दिस इज Φ4, cos Φ4 क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, cos Φ4 इज पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, ये सर्किट का पावर फैक्टर हो जाएगा। अब बात पूछी गई है, इसमें I2 आ गया, I3 आ गया, I4 आ गया, I आ गया। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि पावर कंज्यूम्ड इन बॉक्स 1, तो पावर कंज्यूम्ड इन बॉक्स 1, पावर कंज्यूम इन बॉक्स 1, पावर कंज्यूम हम कह दें पहला इन बॉक्स 1, इन बॉक्स 1, बॉक्स 1 में क्या हो जाएगा, यहां पे हम कहेंगे V1 I2, V1 और I2 के बीच का एंगल क्या हमने लिया है, यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, V1 और I2, ये V1 है और करंट I2 ये इनके बीच का एंगल Φ1 है, तो हम कहेंगे इन बॉक्स 1 जो पावर कंज्यूम्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू V1 I2 cos Φ1, ऐसे कह दें इन बॉक्स 2 पावर कंज्यूम जो आएगा इन बॉक्स 2 ये है, तो इसमें ध्यान दें करंट कितना जा रहा है I3, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, सोर्स वोल्टेज V और I3 के बीच का जो एंगल होगा, V और I3 के बीच का एंगल जो होगा, ये V वोल्टेज ये है, I3 है, इनके बीच का एंगल हम यहाँ पे कह दें कुछ Φ1 Φ2 Φ3 लिया गया, Φ4 इसको हम कह दें Φ5, तो हम कह सकते हैं V इंटू I3, V इंटू इन बॉक्स 2, V बॉक्स 2 ये है, यहाँ पे ध्यान रहे बॉक्स 2 ये है, V इंटू V सोर्स वोल्टेज, इसके क्रॉस बॉक्स 2 के क्रॉस वोल्टेज है, इसमें करंट कितना जा रहा है I3, तो V I3 cos ऑफ Φ5, दिस इज पावर कंज्यूम्ड इन बॉक्स 2, पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट अगर हम कहें इन सर्किट कितना हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज V और करंट I, सोर्स वोल्टेज V और करंट I के बीच का एंगल Φ4 है, सोर्स वोल्टेज V करंट I cos Φ4, ये हो गया पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट। तो इससे हमने कोशिश किया कि जो भी 50% 60% एक क्वेश्चन से ही आपका पूरा रिवाइज हो गया, और जो भी क्वेश्चन आएगा इसका एक पार्ट छोटा सा ब्रांच होगा, अगर ये आपको क्लियर है, एक बार देखें, 2 बार यू कैन प्रोसीड विद दिस, और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हर एक की वैल्यू कर सकते हैं। तो ऐसे हम फिर नेक्स्ट हम ऐसे 10 15 20 मिनट्स का आपको लेक्चर देते रहेंगे।